में कर रहा हूं, अभी प्रस्तावित वाली बात नहीं किया हूं। और महोदय ये चीजें बताती हैं कि प्रदेश ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, पारदर्शिता बरती, ईमानदारी के साथ 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाया, और आज उसका परिणाम प्रदेश का परसेप्शन बदला है। महोदय, हम लोगों को जो इस सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए गए, टीम यूपी के रूप में जो एक सामूहिक प्रयास था, उसका परिणाम भी सामने आया है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ाने में काफी हद तक एक सही रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है। देश और दुनिया में हर व्यक्ति आज एक विश्वास की नजरों से उत्तर प्रदेश को देख रहा है। लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं वाला प्रदेश था, आज बहुत स्पष्ट तस्वीर दिखाई दे रही है। अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश कहां होगा, यह देखने की स्थिति उसके सामने होगी। मैं देखता था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडंबना है। गोबर तो हमारे यहां गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है, और पूजा में जब स्वीकार कर लेना, आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती। गाय का गोबर, आप इसीलिए यही चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। ओह, अब इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कृषि प्रधान देश भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था बगैर गाय के नहीं हो सकती, और बगैर गाय के गोबर से नहीं हो सकती है। गाय के गोबर यानी ये पूजा से लेकर के, संस्कार से लेकर के भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को, जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नए कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के साथ में तो चाहूंगा अपने से, बहुत सारे माननीय सदस्य इसमें किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आप देखना, नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल की जितनी समस्या, यानी जो भी ये इससे साइड इफेक्ट है, इससे मुक्त करते हुए आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे। और ये नेचुरल फार्मिंग बगैर गौ माता के संभव नहीं है, और सरकार उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सरकार उसी दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता, गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता, तो भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारंभ होता है। संभवतः आप ये प्रश्न यहां पर नहीं किए होते, और आप ये नहीं कहे होते कि कन्नौज की आवश्यकता क्या है। कन्नौज प्रदेश का हिस्सा है, हम भेदभाव नहीं करते। हमने बिजली दी तो सबको दी, विकास किया सबका किया, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा विजन है, सभी के लिए। ऐसा कुछ देखिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमें छोड़ दिया है। हमने हर जिले के लिए कार्य योजना बनाई, और नहीं, समुदाय के लिए भी, सही समुदाय के लिए। हमने कोई समुदाय ये नहीं कह सकता कि देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना या कल्याणकारी योजनाओं की जब हम बात करते हैं, एक बात बताऊं मैं, 43.5 लाख
आवास बने हैं और इस 43.5 लाख आवास में किसी भी योजना का, जो भी हमारी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इन सभी लाभार्थी परक योजनाओं में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जो आबादी है 18 से 19% के आसपास होगी, लेकिन योजनाओं का लाभ 35% से अधिक लिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और बकायदा उसके नंबर हैं, उनके नाम हैं, और अगर आप चाहेंगे तो उन योजनाओं के बारे में आपको मैं पूरी सूची भी उपलब्ध करा दूंगा। कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखिए, वह उत्तर प्रदेश का जो नागरिक होगा उसके हितों के लिए कार्य करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हम उसके हितों के लिए कार्य करेंगे। हमने तो पहले ही कहा था, मुझे लगता है विधानसभा सीनियर सदस्य हैं और आपने देखा होगा पहले ही भाषण में हमने इस बात को कहा था कि विकास में कोई भेदभाव नहीं होगा, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, तुष्टीकरण नहीं करेंगे, विकास सबका होगा। योजनाओं का लाभ कोई ये नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस एक सूची में उनका नाम आया था या स्वच्छ भारत मिशन में उनका नाम आया था और उनको बाद में मना कर दिया गया, यानी उनकी जाति, उनका मत या उनका मजहब देख करके मना किया गया। कोई नहीं कह सकता। प्रदेश में कोई भी लाभार्थी इस प्रकार की बात नहीं कह सकता। राशन देने में या किसी भी योजना के लिए हम लोगों ने तो अभियान चलाया, जिनके राशन कार्ड नहीं उनको राशन कार्ड बनाओ। आपके पास मेरे सामने बात आई कि साहब हमारे पास समय नहीं, हमने कहा प्रावधान करो। समस्या आपके पास इस बात की है कि आपके पास कोटा नहीं, उस कोटा को क्रिएट करो, ये सरकार का काम होना चाहिए। लेकिन हम भेदभाव नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति, कोई वंचित ये नहीं कह सकता कि हमें इस कारण से इस सुविधा का लाभ नहीं मिला। हम लोगों ने सबको उसको देने का कार्य किया और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और सभी उसी के हिस्से हैं। लोकतंत्र सेनानी के भी पेंशन की राशि को हम लोगों ने बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा के 20,000 किया और बढ़ा रहे हैं ना। सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और सभी फेज वाइज सभी होंगे। अभी ये सभी कार्यक्रम फेज वाइज आगे बढ़ने जा रहे हैं। उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बात यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही, आज तो गोबर से अगरबत्ती भी बन रही है। अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती भी बन रही है और मुझे लगता है कि अगर आप पूजा करते हैं जरूर जलाते हैं। वैसे जलाना चाहिए, अच्छा है, लेकिन आपने फिर भी गौ को गौ माता कहा, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। और गौ की रक्षा होनी चाहिए। अगर हमें ये बढ़ा चुकी है और हम चाहेंगे कि जो भी इस प्रकार के अन्नदाता किसान हैं वे इसके साथ जुड़ जाएंगे तो इसका लाभ उन्हें प्राप्त होगा। गाय के गोबर से अब तो बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है और स्वावलंबन का आधार बनेगा। यानी केवल नेचुरल फार्मिंग ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी उससे बनाए जा सकते हैं जो हर एक किसान का और पशुपालक के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। केवल दूध पीने तक ही सीमित मत रखिए। और मुझे लगता है कि अगर गाय का दूध के बजाय मुझे लगता है कि गौ माता की सेवा सचमुच किए होते नेता प्रतिपक्ष, तो संभवतः गाय माता की भाषा बोले भी होते, बड़ी शार्प बुद्धि से अपनी बात कहे होते। लेकिन भैंस के दूध का ज्यादा असर भाषण में दिखाई देगा, गाय का कम था। लेकिन फैट कंटेंट की जिससे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और उनको जिस रूप में कार्य करना है तो लोग बोलते हैं तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लोग उसी तर्ज पर काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं इसलिए। लेकिन कन्नौज की चिंता उन्होंने जरूर की, कन्नौज के बारे में उन्होंने कहा था और मैं जरूर आपके इत्र वाले मित्र तो बहुत कुछ गुल खिला रहे थे, लेकिन इत्र उद्योग के लिए ईमानदारी के साथ कार्य हम लोगों ने किया है और जो कार्य हुआ है हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी इत्र को कन्नौज के साथ ही जोड़ा है।
जोड़ा है। हमारे वहां के माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी लगातार इसके लिए यहां प्रयास कर रहे थे और उनके द्वारा भी इस बारे में कहा गया। वर्तमान में इत्र का 800 करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है वहां से, अकेले कन्नौज से। लेकिन इसको एक व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ पिछले 5 वर्ष में 55 नई इकाइयां लगी हैं आपकी कन्नौज में। सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत चयन करने के बाद, यद्यपि पहले से भी वहां इकाइयां थी, 375 इकाइयां वहां काम कर रही हैं। और कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने 2.7 मिलियन यूएस डॉलर के निर्यात यानी इत्र निर्यात किया गया है यहां से। ये उत्तर प्रदेश शासन की उस योजना को जो हम लोगों ने उस दौरान भी इसको थमने नहीं दिया है। आप लोग घोषणा करने में बड़े माहिर थे, लेकिन करते कुछ नहीं थे। 2017 में परियोजना के लिए 30 एकड़ खेती, जो 30 एकड़ जो उसके लिए लैंड थी, उसमें हम लोगों ने उस पार्क के लिए जो आवश्यकता थी उसमें 50 एकड़ का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है, जिसमें से 30 एकड़ पर इत्र पार्क और संग्रहालय कन्नौज के नाम पर इस कार्यक्रम को राज्य सरकार आगे बढ़ा चुकी है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया। 30 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य और अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं। आईआईटी कानपुर को थर्ड पार्टी के रूप में इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है और वहां पर व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया के साथ राज्य सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। और मुझे लगता है कि ये कन्नौज की इत्र की खुशबू वैश्विक स्तर पर अब दमक रही है, क्योंकि सरकार ने उसको प्रोत्साहन दिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर हंस रहे थे, ये क्या है? ये हमारी परंपरागत उद्यम का हिस्सा है, उन्हें प्रोत्साहन करने का। ये हमारे पूर्वजों की एक थाती है, हमें जो विरासत में प्राप्त हुई। हजारों वर्षों से जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से उत्तर प्रदेश को उस संभावनाओं का प्रदेश बनाया था, यह हमारी विरासत का प्रतीक है। और इसीलिए आज देश के सबसे अधिक जीआई प्रोडक्ट यूपी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन इस मामले में प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एक एक प्रोडक्ट आज नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर उनकी अपनी एक अमिट छाप और एक पहचान मिल रही है। अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा में गए थे, तो वहां उन्होंने जो गिफ्ट भी दिया वह मथुरा से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट वहां दिया था। आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है कैसे अपने परंपरागत उद्यम को और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में हम कार्य कर सकते हैं। ये चीजें हम लोगों ने देखा और यही कार्य उत्तर प्रदेश में है। आप देख, जब 2017 तक मुरादाबाद का जो ब्रश का उद्योग था वो पूरी तरह लड़खड़ा सा गया था, लोगों में निराशा थी। कोई काम करता था, ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास डिजाइन थी। और इस सब के साथ सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती थी, कोई कार्य प्रारंभ अपने रिस्क पर करता भी था, लेने की भी व्यवस्था करता था, तो उनके सामने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनको परेशान करने के लिए उल्टा आधमक पड़ता था। आज लगभग 6,000 करोड़ रुपए का ब्रॉस का आइटम मुरादाबाद से एक्सपोर्ट हो रहा है। ये पिछले 5 वर्ष के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत वहां के उन उद्यमियों को शासन के प्रोत्साहन का ही परिणाम है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे ही भदोही का कालीन उद्योग एकदम बंदी के कगार पर था। आज लगभग 4,000 करोड़ रुपए का
कारपेट भदोही से एक्सपोर्ट हो रहा है। आपने फिरोजाबाद की बात की, फिरोजाबाद का ग्लास फिर से एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और फिरोजाबाद एक नया विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। फिरोजाबाद फिर से सरकार ने उनको तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है। सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है, उन्हें सीएनजी उपलब्ध करा रही है, हर प्रकार की सुविधाओं के साथ जोड़ना चाहती है और हर एक जनपद के लिए किसी न किसी एक प्रोडक्ट को जोड़ने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। आज उसका परिणाम भी उस रूप में सामने आया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए भी यूनियन बजट का हिस्सा बना है। आप तो अभी माननीय सांसद थे और आपने यूनियन बजट को देखा होगा। यूनियन बजट में भी इस बात का प्रावधान किया गया कि हर एक राज्य अपने यहां इस प्रकार की योजना को लागू करे। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2018 में इस योजना को लागू किया। आज उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट भी बढ़ा। अगर हम लोग 2016-17 की तुलना में आज देखेंगे, 16-17 में मात्र 85-86 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो पाता था। आज 1,56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश करने की स्थिति में कर रहा है और एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने डिफेंस कॉरिडोर की भी चर्चा की और उन्होंने सिविल एविएशन की भी बात की। महोदय, मुझे सबसे पहले हमने 5 वर्ष के अंदर जो हमारे यहां सिविल एयरपोर्ट जो बन रहे हैं, इस पर प्रदेश सरकार ने 5,694 लाख रुपए खर्च किए। इसमें जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या, बरेली, आगरा, प्रयागराज, इन सब के साथ कार्य हुआ है। जबकि 5,694.98 करोड़ ये 5 वर्ष में हम लोगों ने दिए पैसे। और 12 से 17 के बीच में कितना पैसा दिया मालूम? ये दिया मात्र 654 करोड़ रुपए और उसमें भी आपने बाद में पैसा डाइवर्ट कर दिया था। वो पैसा उस कार्य के लिए खर्च नहीं हुआ। आपने मेरठ के लिए 29.92 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, बाद में उसको भी दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। और जेवर गौतम बुद्ध नगर के लिए, कुशीनगर के लिए, बरेली, आगरा, प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए ये राशि हम लोगों ने जारी की थी। समाजवादी पार्टी सरकार के समय कोई भी चीज वहां पे लागू नहीं हो, कोई पैसा उसके लिए आवंटित नहीं हो पाया। ये सच्चाई है। और अगर हम इसको और आगे बढ़ा करके देखेंगे तो प्रदेश के अंदर सिविल एविएशन के उसमें इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो 2017 तक यानी मार्च 17 तक प्रदेश के 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी का। 2 एयरपोर्ट आंशिक क्रियाशील थे, गोरखपुर और आगरा। हाँ, इलाहाबाद तो कुंभ के समय हुआ है, मैं 17 की बात कर रहा हूं। 2017 से 22 के बीच हम लोग 9 एयरपोर्ट क्रियाशील कर चुके हैं। पहले 25 गंतव्य तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी। आज एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की 77 डेस्टिनेशन है जो जिनके साथ आज हम सब जुड़े हुए हैं। प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी है और उड़ान योजना के अंतर्गत अभी हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 5 एयरपोर्ट को और क्रियाशील करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए और उनको इस बारे में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उसके सहमति दी है अपनी। एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की दिशा में कार्यक्रम चल रहे हैं और इसको और बेहतर बनाने की दिशा में यह कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर जहां प्रारंभ हुए हैं, वहीं साथ ही साथ
डिफेंस कॉरिडोर की भी चिंता माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा ये तो हम पहले कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर यूनियन बजट ने डिफेंस कॉरिडोर की जो बात की थी वह 2018 के यूनियन बजट में इसकी चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने 21-22 फरवरी 2018 में जब यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें इसकी घोषणा की थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर मिला। डिफेंस कॉरिडोर में जो हमारे 6 नोड हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट, इस 6 नोड पर हमारा कार्य प्रारंभ हुआ है। हम लोगों ने 2020 के फरवरी महीने में डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी, यहां पर 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन लखनऊ में हुआ था और उस समय हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया उसके बाद ये 6 नोड पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के साथ साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और अब तक हमारे पास 1598.84 हेक्टेयर भूमि हम प्राप्त कर चुके हैं और इसमें अब तक कॉरिडोर के लिए अब तक 8,640 करोड़ रुपए के 62 एमओयू हो चुके हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण और झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई का कार्यक्रम भी आगे बढ़ चुका है। एक्सप्रेस प्रदेश है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश एक्सप्रेस वे के साथ साथ हम लोगों ने इन सभी एक्सप्रेस वे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वर्तमान बजट भाषण में भी इसका प्रावधान यहां पर किया गया है। महोदय, प्रदेश के अंदर अन्य तमाम मुद्दों की तरफ माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर ध्यान आकर्षित भी किया था और स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको इन मुद्दों पर बोलने का अधिकार भी था। उन्होंने अपनी बात को भी अपने तरीके से यहां पर रखा भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, वित्तीय समावेशन के लिए या अन्य जो भी इंडिकेटर हैं उन सब पर राज्य ने जो प्रगति की है आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो थीम था वह उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करने के बजाय कन्वर्जन के माध्यम से उन योजनाओं को आगे बढ़ाना। जैसे इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए रूटीन के बजट के साथ राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोई अलग से हम लोग की ये केवल इस कार्यक्रम के लिए होगा नहीं, पहले से जो बजट का प्रावधान हमने बजट में किया था उसको, लेकिन हां अंतर विभागीय समन्वय का एक बेहतरीन कार्यक्रम किया गया। हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। हम लोगों ने इंसेफेलाइटिस उन्मूलन में सफलता प्राप्त की। उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये सब बातें याद नहीं आ रही थी। यानी जब आपकी सरकार थी तब मरने वाले गरीब बच्चे, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, उसकी चिंता याद नहीं आ रही थी। तब वोट बैंक याद नहीं आ रहा था। तब उसके बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। लेकिन
आज तो इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। आईटीसी स्थापित हुए, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित हुए हैं। पीको, मिनी पीको की स्थापना उन सभी जनपदों में की गई है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी? जब कोरोना आया था, हमारे पास एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं थी। 1 मार्च से हम लोगों ने 2020 में काम प्रारंभ किया और पहली लैब केजीएमयू में हम लोग मार्च अंतिम सप्ताह में स्थापित कर पाए थे, जिसमें 72 टेस्ट पर डे करने की क्षमता हो पाई थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 209 लैब्स उत्तर प्रदेश के अंदर आरटीपीसीआर की हैं, जिसमें हम लोग आरटीपीसीआर के 2 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता रखते हैं। 36 जिले ऐसे थे जहां पर हमारे पास एक भी आईसीयू बेड नहीं था। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड्स और ट्रेंड स्टाफ हम लोग देने में सफल हुए हैं। और वह उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के दौरान कोविड प्रबंधन के माध्यम से लोगों को प्राप्त हुई सुविधा भी उन जनपदों में देखने को मिली है। क्या ये पिछली सरकार का दायित्व नहीं था? क्या ये पिछली सरकारों का दायित्व नहीं था कि वे भी इसके बारे में सोचे? लेकिन कोरोना कालखंड के दौरान सरकार के द्वारा उठाए गए कदम आज उस दिशा में एक प्रयास को आगे बढ़ाने की स्थिति थी। और नेता प्रतिपक्ष बहुत सारे मुद्दों पर तो 2016-17 के ही आंकड़े यहां प्रस्तुत कर गए कि कितनी दुर्गति है। और दुर्गति हमारी सरकार के समय नहीं, अपनी सरकार के आंकड़ों को भूल से उन्होंने रख दिया था। खासतौर पर जैसे एजुकेशन इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो एजुकेशन इंडेक्स की जो आंकड़े वो दे रहे थे महोदय, वे 16-17 के आंकड़े थे जब उनकी सरकार थी, वे स्वयं सरकार में थे। उस समय सच था, उत्तर प्रदेश एजुकेशन इंडेक्स में पीछे से 4 नंबर पर था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की रैंकिंग शुरू है। बेसिक एजुकेशन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 की स्थिति में पहुंचा है। बेसिक एजुकेशन में ऑपरेशन कायाकल्प हो या शासन के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं स्थितियों को लेकर के हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। महोदय, इसके साथ ही अगर मैं इन सभी चीजों को आपके सामने रखूंगा, समय लगेगा। अगर फुर्सत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनने की स्थिति होनी चाहिए और व्यक्ति बहुत तन्मयता के साथ सुने तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी बात को रखते समय इन चीजों को जरूर ध्यान दें कि हम लोगों ने, और देखिए मुझे तो प्रसन्नता होती कि अगर एसडीजी पर हुई एक लंबी चर्चा के दौरान उस समय समाजवादी पार्टी भी सदन का हिस्सा बनी होती है। नहीं बनी थी क्योंकि वो चर्चा थी गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक गंभीर चर्चा थी। उस चर्चा से समाजवादी पार्टी और हमारे विपक्ष के मित्रों ने उस समय वॉकआउट कर गए थे। हां, कुछ अन्य सदस्य थे जो प्रगतिशील सोच के थे। उनका कहना था कि भाई देखिए, समाजवादी पार्टी समेत कुछ जो अन्य दल हैं, इनकी सोच लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए वे लोग सदन में आए, उन्होंने अपने भाषण भी दिए, अपने सुझाव भी दिए। लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मान्य सदस्य, यानी अगर समूचा विपक्ष भी उसका हिस्सा बना होता तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। जब हम चर्चा पे आगे बढ़ते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि जब अवसर मिला तब हम लोगों ने इस दिशा में क्या किया, और वो चीजें अगर आगे बढ़ी होती तो बहुत अच्छी स्थिति प्रदेश के अंदर बनी होती। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की स्थिति पिछले 5 साल के दौरान प्रदेश के अंदर यूजी और पीजी की सीटों में वृद्धि, प्रदेश के अंदर जो 16 असेवित जनपद थे वहां पर एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई, ये सभी चीजें आज जिसके माध्यम से राज्य सरकार तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुकी है।
और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 40 सालों में नहीं हो पाया, इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, इनके उन्मूलन के लिए विगत 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने इसके उन्मूलन की दिशा में भी बेहतरीन रिजल्ट देश के सामने दिया और उत्तर प्रदेश को आज इसके बारे में। दूसरा, स्वास्थ्य के इंडिकेटर के बारे में भी आपने चर्चा की और मैंने परसों भी कहा था कि जो NFHS 4th की जो सर्वेक्षण थी उसके तुलना में, ये आपके समय का सर्वेक्षण था और हमारे समय का जो आया था, उसमें मैटरनल एनीमिया में, संस्थागत प्रसव में, शिशु मृत्यु दर में, इसमें सभी मानकों में प्रदेश में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अगर संस्थागत प्रसव में आप देखेंगे 67.80% से यह बढ़कर के 83.4% हुआ है। इसी प्रकार टीकाकरण में लगभग 70% बच्चों को, जो 12 से 23 माह के बच्चे हैं, उनको टीकाकरण का कार्य पूरा किया गया। सेक्स रेशियो में काफी सुधार हुआ है। ये सभी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हुई प्रोग्रेस को भी प्रदर्शित करता है। प्रदेश के अंदर आपका यह कहना था कि इन्वेस्टर समिट में जो MOU हुए उसकी क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि जो MOU यहां हुए थे उसमें से ज्यादातर में प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है और जो कुछ बाकी हैं इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, 10-10 हजार करोड़ रुपए के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसके लिए उनका कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। सैमसंग का 5,000 करोड़ रुपए के डिस्प्ले यूनिट की स्थापना यहां पर हुई है और उसने प्रोडक्शन भी अपना प्रारंभ कर दिया है। डाटा सेंटर की स्थापना हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा, वीवो और ओप्पो मोबाइल फोन के द्वारा भी यहां पर निवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के साथ ही उनके प्रोडक्शन भी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट इस दौरान प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और मैं तो आमंत्रित करूंगा आप लोगों को कि 3 जून को 80,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का एक आयोजन हम लोगों ने लखनऊ में आयोजित किया है। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई एक साथ प्रदेश के अंदर पहली बार होगी। आपने स्मार्ट सिटी की बात की कि स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है वर्तमान में। मैं वही बता रहा हूं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रदेश के 10 शहरों का चयन किया है। अब क्या सत्य है, अगर आपने काम किया होता तो आपको सत्य की जानकारी भी होती, लेकिन क्योंकि सत्य से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं तो इसलिए कौन। लेकिन महोदय, बाकी जो 7 नगर निगम थे उन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इसमें चुना और इस मामले में तेजी के साथ कार्य हुआ। हम लोगों ने जो सबसे अच्छा उसमें जो कार्य प्रारंभ किया उसमें हम लोगों ने कन्वर्जन के उस मॉडल को भी उसमें लागू किया, जिसमें केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के साथ साथ राज्य सरकार के स्तर पर भी उसमें कुछ योगदान दें और खासतौर पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जिसने कोरोना कालखंड के अंदर प्रदेश के अंदर कोविड कंट्रोल के लिए भी ICCC का काम किया है और बेहतरीन परिणाम उसके आए हैं। उसी तर्ज पर पूरे प्रदेश के अंदर जो ये मॉडल हमारे पास ITMS का था, इन्हीं सब कार्यक्रमों को हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के रूप में उसका भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया और हर जनपद में उन कार्यक्रमों को हमें सफलतापूर्वक लागू करने का कार्य किया। ITMS के साथ साथ स्मार्ट रोड, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, स्मार्ट क्लासेज, स्मार्ट हेल्थ ATM, वाटर रीयूज प्रोजेक्ट,
वाटर बॉडी से जुड़े हुए तमाम हमारे कार्यक्रम थे, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट थे और इन सभी कार्यक्रमों को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन और स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन को एक साथ लागू करने का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और इसी में उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए आज उसी का परिणाम है। 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के शहरों की जो दुर्गति थी 17 से 22 के बीच में उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है और परिवर्तन देखने के लिए व्यक्ति को उस खुले दिमाग से सोचने की आवश्यकता भी है और अगर उन्हें अंगीकार कर ले तो दिखाई देता है, लेकिन अब आप कार्य नहीं करना चाहेंगे। अब भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अप्रैल 2022 में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव था, उसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में स्मार्ट सिटी में आगरा को नंबर 2, स्मार्ट सिटी वाराणसी को नंबर 3, स्मार्ट सिटी सहारनपुर को कुल 6 पुरस्कार उत्तर प्रदेश को अलग अलग सिटी को प्राप्त हुए थे। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश की जो स्मार्ट सिटी शहरों की जो अद्यतन जो टॉप 20 की जो सूची है भारत सरकार की, जो 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर विकसित हो रहे हैं, उसमें से 4 आगरा, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ, इनकी रैंकिंग भी आगरा 4 पे, वाराणसी 5 पे, प्रयागराज 13 पे और लखनऊ 15वें स्थान पर उसमें आज स्थान प्राप्त किया है। अयोध्या भी बन रहा है, अयोध्या के स्टेट कर रहे हैं। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अयोध्या को हम लोगों ने स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया है और कार्य चल रहा है वहां पे और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, इसके साथ ही बहुत बड़ा कार्य इसमें है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर भी नेता प्रतिपक्ष को बार बार चिंता होती है और मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है 2016-17 की तुलना में, ये 2016-17 में आपकी जो क्षमता थी वह मात्र 16,348 मेगावाट थी और वर्तमान में यह 28,000 मेगावाट की हुई है। प्रदेश के अंदर जो आगामी 2 वर्षों में हम ओबरा, सोनभद्र की 1320 मेगावाट, जवाहरपुर एटा में 1320 मेगावाट, घाटमपुर कानपुर देहात में 1980 मेगावाट, पनकी कानपुर में 660 मेगावाट, कुल 5,280 मेगावाट की परियोजनाओं को हम पूरा करने के लक्ष्य के साथ कार्य भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा जो कार्य आगे बढ़ाए गए हैं वह मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में है और प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहा है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो हर व्यक्ति जानता है, अब कोई वीआईपी जनपद नहीं है, सभी 75 जनपद वीआईपी है और सभी में समान रूप से विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हम लोग ईमानदारी के साथ कर रहे हैं 2017 के साथ। महोदय, इसके साथ ही नमामि गंगे की चर्चा भी यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की थी। नमामि गंगे की चर्चा करते समय उन्होंने मां गंगा और नमामि गंगे परियोजना, आप तो एक माननीय सांसद के रूप में भी आपने संसद में काफी दिन व्यतीत किए हैं और आपको मालूम होगा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो थीमी है वो ये कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को लेकर के ही है। इसमें यमुना नदी भी है, महाकाली भी है, सरयू भी है, यमुना भी है, सभी
नदियों को उसके साथ जोड़ा गया है और इस पर कार्य हो रहा है। आपको केवल उदाहरण में बताऊंगा। सीसामऊ 2017 के पहले 14 करोड़ लीटर सीवर प्रति वहां गिरता था, आज 0 है। जाजमऊ, गंगा जी में जलीय जीव भी नष्ट हो गए थे। इतना जहरीला वेस्ट उद्योगों का वहां गिरता था और कोई जलीय जीव भी नहीं बचा था। स्मार्ट सिटी, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं फरवरी 2020 में कानपुर में पधारे थे और कानपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ सीसामऊ जो पहले सीवर पॉइंट था उसको सेल्फी पॉइंट के रूप में हम लोगों ने बदल करके वहां पे जाकर के सेल्फी लेने का काम सभी लोगों ने किया था। ये चेंज है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका उदाहरण है। अविरल गंगा, निर्मल गंगा, 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आता है, अभिभूत होकर के जाता है। स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ कैसे होता है, इसकी परिकल्पना को साकार होते हुए भी प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने और दुनिया ने देखा है। और यही नहीं, प्रयागराज कुंभ के साथ महोदय मुझे याद है मैं पिछले वर्ष वाराणसी में गया था। वाराणसी में काफी बाढ़ आ गई थी, तो मैं एक मोहल्ले में था, एनडीआरएफ की टीम साथ में थी। एनडीआरएफ की टीम से मैंने पूछा इसके बारे में। मैंने कभी, खैर हम एनडीआरएफ की स्टीमर से जा रहे थे, कुछ बाढ़ क्षेत्रों का सर्वे करने के लिए जा रहे थे, कुछ मोहल्लों का भ्रमण कर रहे थे। तो एनडीआरएफ के एक अधिकारी से मैंने पूछा, मैंने कभी नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद क्या परिवर्तन आपको दिखता है, आप कब से हैं और क्या इसका परिवर्तन है। उन्होंने कहा देखिए मैं पिछले 4-5 वर्षों से इस अभियान के साथ जुड़ा हूं, इस यहां पे एनडीआरएफ के साथ जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले जब नमामि गंगे परियोजना लागू नहीं हो पाई थी और 2017 के पहले रुचि न होने के कारण, दावे भले कितने बड़े बड़े हो जाएं, कोई योजना ईमानदारी के साथ लागू न होने के कारण जब हमारे जवान प्रैक्टिस करते थे, एनडीआरएफ के जवान, उनका कहना था जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे गंगा जी में, तो 3-4 दिन के प्रैक्टिस में हमारे पूरे बॉडी पर लाल लाल फफोले हो जाते थे, चकत्ते पड़ जाते थे। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते थे तो स्किन के स्पेशलिस्ट हमें कहते थे कि कोई आप बहुत संक्रमित उसके सामने चपेटे में हैं, इससे आप अपने को बचाव करिए। यानी इतना प्रदूषण था। और उन्होंने कहा आज जब हमारे जवान आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नियमित हमारी प्रैक्टिस होती है, आज कुछ भी नहीं होता है। ये एक व्यापक परिवर्तन नमामि गंगे परियोजना के पहले और बाद के परिणाम में है। दोस्तों, उन्होंने कहा प्रसाद के बाद एक बार आइए, अक्टूबर-नवंबर में आइए, आपको पहले गंगा में डॉल्फिन नहीं दिखाई देती थी, आज गंगा में डॉल्फिन आपको दिखाई देगी। ये गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने का परिणाम है। और नमामि गंगे परियोजना के परिणाम क्या है, मुझे लगता है डॉल्फिन की चर्चा तो आपके, डॉल्फिन एक गंगे डॉल्फिन के रूप में मानी जाती है और गंगा की निर्मलता में भी उसका बड़ा योगदान रहा है, ये माना जाता है और बहुत पवित्र माना जाता है। जीवों में सबसे, यानी जिसको आप सेंसिटिव बोल सकते हैं, संवेदनशील बोल सकते हैं, वह डॉल्फिन उसमें होता है। डॉल्फिन आज गंगा में फिर से दिखाई दे रहे हैं। और डॉल्फिन कौन लोगों ने मुझे वहां दिखाया, गंगा में डॉल्फिन का आना। आपके राज्यसभा के जो माननीय सांसद संसद में हमारे साथ लोकसभा में थे,
कुंवर रेवती रमन सिंह जी, वो तो बार बार इसकी चर्चा करते थे। प्रयागराज की जब चर्चा होती तो इसकी चर्चा करते थे। डॉल्फिन के बारे में कांग्रेस सरकार के समय मेरा एक कॉलिंग अटेंशन था संसद में, उस पर भी उन्होंने इस मुद्दे को रखा था, मजबूती के साथ रखते थे। और डॉल्फिन आज फिर से दिखाई दे रही है गंगा जी में। प्रधानमंत्री मोदी जी के नमामि गंगे परियोजना के कारण हमारी आस्था का भी सम्मान हुआ और अब तो गंगा आस्था का भी सम्मान कर रही है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। देश का पहला वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है। अब वहां से एक्सपोर्ट भी हो रही है। तमाम चीजें अब एक्सपोर्ट होनी प्रारंभ हो चुकी हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि किस तेजी के साथ कार्य हो चुके हैं और नमामि गंगे परियोजना के परिणाम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। 70 से अधिक नदियां जो लुप्तप्राय हो चुकी थी, हम लोगों ने कन्वर्जन के माध्यम से ही उन सभी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त हुई है प्रदेश के अंदर। इसमें नून है, अरिल है, मंदाकिनी को भी उस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, तमसा है, टेडी है, मनोरमा है, पांडु है। तमाम ऐसी नदियां हैं जिन पर कार्य हुए हैं और वे पुनर्जीवित होते हुए दिखाई दिए हैं। महोदय, ये सभी कार्य आज प्रदेश के अंदर हुए हैं। आपने सैनिक स्कूलों की भी चर्चा की थी, तो सैनिक स्कूल की चर्चा भी मैं आपको यहां पे बता ही दूं कि 2012 से 17 के बीच आपने सैनिक स्कूल के लिए 162 करोड़ रुपए आपने आवंटित किए थे।